हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज हम देखने वाले हैं टॉपिक नंबर 15 जिसमें बात करेंगे भारत की नदियों के बारे में। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखिएगा। और आज हम लोग का 50 टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप लास्ट टाइम में ये सभी वीडियोज़ को ज़रूर देख करके जाइएगा। PDF आपको हमारे एप्लीकेशन पर डाला जा रहा है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कि सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट बोखुरचू हिमनद से निकलती है। पहला पॉइंट में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, इसे याद रखिएगा। बोखुरचू हिमनद से निकलता है, जिसे तिब्बत में सिंगी खम्बन कहा जाता है। ठीक है, सिंगी खम्बन कहा जाता है। ये सारी चीज़ें आपको PDF में भी पढ़ने को मिलेगा। झेलम नदी पीर पंजाल पर्वतमाला के गिरिपाद में वेरीनाग झरने से निकलती है। इसमें भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित वेरीनाग झरने से निकलने वाली और बुल्लर झील से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है कि चेनाब नदी दो जलधाराओं जैसे कि चंद्र और भागा के मिलने से बनती है। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा कि हिमाचल प्रदेश में चंद्र और भागा दो नदियाँ जैसे कि तांदी के पास मिलकर के चेनाब कहलाती हैं, जो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी असत्य नहीं है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, तीनों के तीनों सत्य है। नेक्स्ट आता है कि गंगा नदी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के संगम के बाद इसे गंगा कहा जाता है। पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है कि यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, जो यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। ये भी हमारा करेक्ट है। और तीसरा है कि घाघरा नदी मापचा चुंगू हिमनद से निकलती है और छापरा में गंगा में मिलती है। ध्यान दीजिएगा, घाघरा जो है वो तिब्बत के पठार से निकलती है और शारदा इसकी प्रमुख सहायक नदी है, जो अंततः बिहार के छापरा में गंगा में विलीन हो जाती है। तीनों पॉइंट करेक्ट, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, कोई भी असत्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि ब्रह्मपुत्र नदी के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट है कि इसे तिब्बत में सांगपो और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। तो राइट यहाँ पे होगा, पहला कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड है कि सुबनसिरी, कामेंग और मानस इसके बाएं तट से प्रमुख सहायक नदियां। ध्यान दीजिएगा, ये गलत होगा क्योंकि सुबनसिरी, कामेंग और मानस ब्रह्मपुत्र के दाएं तट की सहायक नदियां हैं, जबकि लोहित और दिबांग बाएं तट से होती है। तो ये गलत। और तीसरा कह रहा है कि यह नामचा बरबा के पास एक गहरा महाखड्ड बना करके भारत में प्रवेश करती है। ये पॉइंट तो करेक्ट है ही। तो कह सकते हैं यहाँ पर कि सत्य के रूप में देखा जाए तो फर्स्ट और थर्ड होगा, यानी ऑप्शन यहाँ पे ए को टिक करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा कि हिमालय के पूर्वी छोर पर नामचा बरबा स्थित है और इसके पास ही यह नदी जो है, यानी जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी है, वो यू टर्न लेकर के भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल कि दक्षिण भारत की नदियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसे बृहद गंगा कहा जाता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसे याद रखिएगा, नासिक से निकलता है ये गोदावरी। सेकंड है कि कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर के निकट से होता है और कोयना इसकी सहायक नदी है। ये पॉइंट भी करेक्ट है क्योंकि कृष्णा प्रायद्वीपीय की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और जिसकी प्रमुख सहायक नदियों में तुंगभद्रा, कोयना, भीमा और मूसी होता है। तो ये याद रखिएगा। देखिए, भारत की नदियों पर मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड कराए, आप नोट्स पढ़ोगे तो और भी अच्छे तरीके से सब चीज़ क्लियर होगा। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और इसे साल भर पानी रहता है। तो यहाँ पर देखिए, कावेरी नदी को दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्वी दोनों मानसूनों से प्राप्त जल प्राप्त होता है, इसलिए यह प्रायद्वीपीय नदियों में दुर्लभ रूप से सदा नीरा के रूप में जानी जाती है और इसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं तीनों के तीनों पॉइंट करेक्ट होगा, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट है कि नर्मदा और तापी नदियों के बारे में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें। तो पहला यहाँ पर कह रहा है कि नर्मदा नदी अमरकंटक पठार से निकल करके भ्रंश घाटी में बहती है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, पहला पॉइंट करेक्ट है। सेकंड है कि तापी नदी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा के समानांतर बहती है। ये भी हमारा करेक्ट है क्योंकि तापी जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है और सतपुड़ा के समानांतर बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो सेकंड करेक्ट। और ये दोनों नदियां अरब सागर में गिरने से पहले विस्तृत डेल्टा बनाती है। तो जो नदी अरब सागर में गिरती है वो डेल्टा नहीं एसेंचुरी बनाती है। तो ये पॉइंट गलत है। ठीक है, तो सत्य के रूप में एक और दो को टिक करेंगे, ऑप्शन बी होगा। लुई नदी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। देखिए, यहाँ पर अगर पहला पॉइंट की बात करें तो यह अरावली श्रेणी
कि पुष्कर घाटी से निकलती है, तो ये पॉइंट करेक्ट है ही, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। सेकंड है कि कच्छ के रण में दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है, ये भी सही है। तीसरा है कि प्रारंभ में इसका जल मीठा होता है लेकिन बलोत्तरा के बाद यह खारा हो जाता है, ये भी हमारा करेक्ट है। क्यों ऐसा होता है? रेगिस्तानी मिट्टी के लवणीय तत्वों के कारण बलोत्तरा के बाद यह जल अत्यधिक जो कि खरा हो जाता है। और लास्ट है कि ये अरब सागर में गिरने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। अरब सागर में ये गिरती नहीं है, जो कि यहाँ पर हमने सेकेंड पॉइंट में देखा कि दलदली क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाती है, तो ये गलत है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि महानदी तंत्र के संबंध में कथनों पर विचार करें। तो पहला पॉइंट है कि इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के धमंतरी जिले में सिहावा के पास होता है, तो ये तो पॉइंट हमारा करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। शिवनाथ, हसदेव और तेल सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। महानदी का सबसे तेल पूछा जाता है किसकी सहायक नदी है, तो ये महानदी की सहायक नदी है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हीराकुंड बांध इसी पर निर्मित दुनिया के सबसे लंबे बांधों में से एक है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, तीनों यहाँ पर राइट है, इसलिए ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर नहीं बहती है? तो भ्रंश घाटी से होकर नहीं बहती है महानदी, ऑप्शन डी। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के रेगुलर वीडियो के लिए। पंचनंद में निम्नलिखित में से कौन सी नदी शामिल नहीं है? कौन सी शामिल नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन सी, सिंधु पंचनंद में शामिल नहीं। देखिए इसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ सहायक नदी है और दूसरी तरफ मुख्य नदी है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि चंबल जो है वो यमुना की सहायक नदी है, तो पहला पॉइंट तो करेक्ट है। सोन की बात करें तो सोन यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि नर्मदा की नहीं, ये गंगा की सहायक नदी होती है, हम जानते हैं, क्योंकि जो हमारा ये सोन है वो अमरकंटक से निकलती है और उत्तर की तरफ बह करके पटना के पास गंगा में जाकर के मिलती है, तो ये पॉइंट गलत था। और तीसरा यहाँ पर मानस देखने को मिल रहा है, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तो है ही, इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं, तो फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर करेक्ट है। सुमेलित के रूप में देखेंगे तो 1 और 3 को टिक करेंगे, ऑप्शन ए हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की सहायक नदियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए देखते हैं। इसमें हमारा पहला पॉइंट आता है कि सुबनसिरी जो है, सुबनसिरी नदी एक पूर्ववर्ती नदी है, इसका उद्गम तिब्बत में हिमालय के पार होता है, ये तो पॉइंट करेक्ट है ही। हिमालय के उत्थान से पहले से यह बह रही है और इस तरह से हम कह सकते हैं यह हिमालय को काटकर गहरी घाटी बनाती है। और ब्रह्मपुत्र जो है वो एक जो सुबनसिरी देखने को जो हम देख रहे हैं वो ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक मानी जाती है, तो पहला पॉइंट करेक्ट है। सेकंड आता है कि लोहित नदी को इसके तलछट से लाल रंग के कारण खूनी नदी भी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। हो सकता है ऐसे पूछे कि ब्रह्मपुत्र की किस सहायक नदी को खूनी नदी के नाम से जानते हैं, तो ये लोहित नदी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट भी हमारा करेक्ट है। और ये अरुणाचल प्रदेश में तीव्र वेग से बहता है, तो इसे थोड़ा याद रखना। तीसरा आता है कि तीस्ता नदी प्रारंभ में गंगा की सहायक नदी थी, लेकिन 1787 की बाढ़ के बाद यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बन गई है। ध्यान रखिएगा ये पॉइंट कह सकते हैं एक तरह से करेक्ट होगा, क्योंकि तीस्ता गंगा प्रणाली का हिस्सा थी, लेकिन एक भीषण जल विज्ञानी परिवर्तन के कारण इसने अपने मार्ग बदलना और यह अब एक बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र जो कि जमुना में मिलती है, तो तीसरा भी कहीं ना कहीं हमारा करेक्ट हो जाता है। तो कह सकते हैं कौन से कथन सत्य हैं, तो 1, 2, 3 तीनों यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट है कि प्रायद्वीपीय नदियों के अपवाह तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें। परीक्षण करना है, तो पहला पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि प्रायद्वीपीय नदियां हिमालयी नदियों की तुलना में अधिक पुरानी और अपनी प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त कर चुकी होती है, मतलब कर चुकी है, तो ये पॉइंट करेक्ट होगा। प्रायद्वीपीय पठार एक स्थिर भूखंड है, यहाँ की नदियां उथली घाटियों में बहती है और उनका ढाल लगभग संतुलित हो चुका है, तो ये पॉइंट हमारा करेक्ट है। सेकेंड आता है कि इन नदियों का मार्ग निश्चित होता है और ये हिमालयी नदियों की तरह जो कि विसर्पण नहीं करती हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये पॉइंट भी हमारा सही बनेगा, क्योंकि कठोर चट्टानी संरचना के कारण ये नदियाँ अपना मार्ग नहीं बदल पाती हैं। हिमालयी नदियाँ नरम जलोढ़ मृद्धि मतलब मिट्टी में बहती है, इसलिए वे विसर्प बनाती हैं, तो यहाँ पर ये हमारा करेक्ट है। तीसरा आता है कि पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियों के बीच मुख्य जल विभाजक का कार्य करता है, तो यहाँ पर ये सही भी है। पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट ही वह ऊंचाई है जो यह तय करती है कि कौन सी नदी अरब सागर में जाएगी और कौन सी बंगाल की खाड़ी में, तो यहाँ पर तीनों के तीनों पॉइंट करेक्ट होगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्या आता है कि गंगा नदी के पंच प्रयागों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है,
तो देखिए नंदाकिनी और अलकनंदा का संगम नंद प्रयाग में होता है। अलकनंदा जो है वो सभी में कॉमन होता है, तो यहाँ पर तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है, किसी तरह का दिक्कत नहीं है। अच्छा, सेकंड है कि केदारनाथ धाम मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, जो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, मंदाकिनी का जो स्रोत है वो चौराबाड़ी हिमनद हिमनद है, और ये रुद्रप्रयाग में अलकनंदा के दाहिने तट पर आकर के मिलती है। तो ये भी हमारा सही हो जाता है। फिर तीसरा पॉइंट आता है कि भागीरथी नदी गंगोत्री हिमनद के गौमुख से निकल करके सीधे देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट भी करेक्ट है। तो असत्य बताना था, कोई भी असत्य नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सिंधु नदी और सहायक उसकी हिमालयी सहायक नदियों के बारे में विचार करें। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है पहला पॉइंट में कि सिंधु नदी जो है वो सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर सीढ़ियों के मध्य उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है, राइट। शोक जो है, शोक नदी, इसकी दुर्गमता के कारण मृत्यु की नदी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऐसे भी याद रखिएगा कि जो शोक है वो सिंधु की सहायक नदी है और मृत्यु की नदी भी कहा जाता है श्योक को। तो सेकंड पॉइंट भी हमारा करेक्ट है। और ये जो नदी है प्राचीन रेशम मार्ग पर, मतलब प्राचीन रेशम मार्ग पर यह बहुत खतरनाक मार्ग था, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि जास्कर नदी सिंधु के बाएं तट पर मिलने वाली एक प्रमुख दक्षिणावर्ती सहायक नदी है। तो ये पॉइंट हमारा सही हो जाता है। तो तीनों के तीनों करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट हमारा बनता है दक्षिण भारत की नदियों के अपवाह तंत्र और उनकी विशेषताओं पर विचार करना है। जैसे कि गोदावरी नदी का अपवाह तंत्र भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 10% भाग पर फैला हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि गोदावरी बेसिन देश का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है, जो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। और ये जैसा कि कह रहा है कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10% भाग पर फैला, तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड कह रहा है कि कावेरी नदी के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून और निचले क्षेत्र में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। ये भी हमारा सही होगा कि क्योंकि कावेरी में साल भर पानी रहने का मुख्य कारण तो यही है, इसे दोनों मानसूनों से जल मिलता है, जिससे यह सूखती नहीं है और बारहमासी के रूप में कार्य करता है। तीसरा है कि पेन्नार नदी बेसिन जो है कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच स्थित होता है। ये भी करेक्ट है। भौगोलिक रूप से देखा जाए तो कृष्णा उत्तर में है और फिर पेन्नार आती है और उसके दक्षिण में कावेरी स्थित है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि पेन्नार नदी जो बेसिन है वो कृष्णा और गोदावरी के बीच में है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जो कि अध्यारोपित अफवाह का उदाहरण है। अध्यारोपित अफवाह का उदाहरण यहाँ पर चंबल को कह सकते हैं। देखिए चंबल, सोन और दामोदर जैसी नदियाँ अध्यारोपित अफवाह का उदाहरण है। इसका अर्थ है कि ये नदियाँ पुरानी संरचनाओं को काटकर नए भूभाग पर अपना मार्ग बनाए रखती है, भले ही सतह कठोर हो गई हो, उसे कहा जाता है अध्यारोपित। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखते हैं, शरावती नदी पर भारत का प्रसिद्ध जोग जलप्रपात स्थित है। ये तो करेक्ट है ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, सेकंड कह रहा है कि मांडवी और जुआरी गोवा की दो महत्वपूर्ण नदियां मानी जाती हैं। ये भी करेक्ट है। गोवा की राजधानी जो पणजी है वो मांडवी नदी पर ही है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और जुआरी जो है, जुआरी नदी, ये गोवा की सबसे बड़ी नदी के रूप में माना जाता है, तो ये पॉइंट करेक्ट है। अच्छा, तीसरा आता है कि भरत पूजा केरल की सबसे लंबी नदी है, जिसे पूननी भी कहा जाता है। भरत पूजा केरल के अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है और ये पेरियार से अधिक लंबी मानी जाती है, ठीक है। लंबाई के विवाद के बावजूद इसे प्रमुख माना जाता है, तो एक थोड़ा सा याद रखिएगा। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर तीनों करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन सी होगा। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भरत पूजा किसकी मतलब किस राज्य में है, तो ये आपका केरल में। अगला कह रहा है कि यमुना नदी के बारे में कौन सा कथन असत्य है। पहला कि यह यमुना के दाएं तट पर मिलने वाली नदी जो है वो चंबल, सिंधु, बेतवा, खेल नदियों से जल प्राप्त करती हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें हम कह सकते हैं, जिससे कि सबसे पहले तो याद रखिए कि यमुना की सहायक नदियाँ ये है कि नहीं, चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये सभी यमुना की सहायक नदियाँ हैं। और विंध्य श्रेणी से निकलने वाली ये नदियाँ उत्तर की ओर बहकर यमुना के दाहिने तट मतलब दाहिने ओर से मिलती हैं, तो ये बिल्कुल सही है। अच्छा, सेकंड पॉइंट आता है कि इसकी सहायक नदियाँ टोन्स बंदरपूछ से निकलती है और यमुना में अधिक पानी लाती है।
ये भी करेक्ट है क्योंकि टोन्स वास्तव में यमुना की सहायक नदी है जो मुख्य यमुना से भी अधिक जल राशि ग्रहण करती है। तो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट भी करेक्ट आता है। तीसरा कि यह प्रयागराज में गंगा के बाएं तट पर मिलती है। तो यहाँ पर देखिए कि यमुना गंगा के दाहिने तट पर मिलती है, क्योंकि गंगा तो इस तरह से बहता है और यमुना आपका जो है जो आता है वो प्रयागराज में मिलता है, लेकिन दाएं तट से मिलता है, ना कि बाएं तट से। ठीक है, दाएं तट से मिलता है। ये बाएं तट वाला पॉइंट जो कि गलत है। तो कह सकते हैं यहाँ पर असत्य के रूप में केवल 3 होगा, इसलिए ऑप्शन सी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि पूरब की ओर बहने वाली नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। तो पहला पॉइंट है कि नदी और सहायक मिलाना है। कृष्णा की सहायक नदी में अगर भीमा और मूसी देखा जाए तो बिल्कुल सही है। गोदावरी की सहायक नदियों में मंजरा और सबरी, ये भी हमारा एक तरह से सही है। और साथ ही साथ तीसरा कावेरी की सहायक नदियों में अमरावती और भवानी, इसमें तो लड़कियों के नाम के जैसा देखना मिलता है। तो तीनों के तीनों बिल्कुल सही तरीके से मिलान किया गया, ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? अरब सागर में नहीं गिरती है तो कौन सी नदी है यहाँ पर? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वैगई कह सकते हैं, ऑप्शन सी वैगई नदी। ठीक है, वैगई तमिलनाडु में पूरब की ओर बहती हुई और पाक की खाड़ी में विलीन हो जाती है, जो कि बंगाल की खाड़ी का हिस्सा है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है यहाँ पर कि हिमालयी नदी तंत्र और उनकी जल प्रवाह प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो क्या कह रहा है? हिमालयी नदियां विसर्पण करती हैं और अक्सर अपना मार्ग बदलती हैं, जैसा कि कोसी नदी में देखा जाता है। तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कहने का मतलब तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छा सेकंड कह रहा है कि ये नदियां अपने परिवर्तीय मार्ग में भी आकार की घाटियां और जो कि सिप्टिकाओं का निर्माण करती है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि युवा अवस्था में नदियां ऊर्ध्वाधर अपर्दन अधिक करती हैं, जिससे गहरी भी आकार की घाटियां और झरने बनते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा सही है। अच्छा तीसरा कह रहा है कि हिमालयी नदियां केवल वर्षा जल पर निर्भर होती हैं, इसलिए शीत ऋतु में इनका जल स्तर बहुत कम हो जाता है। ये चीज यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि हिमालयी नदियां सदा नीरा होती हैं। इन्हें वर्षा के साथ साथ ग्लेशियर से पिघलने के भी जल प्राप्त होता है। तो ये पॉइंट पूरी तरह से अपोजिट कह रहा है। तो सत्य बताना था, तो 1 और 2 यहाँ पर सत्य है, इसलिए ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट कह रहा है कि गंगा के दाहिने तट की सहायक नदियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें। देखिए गंगा के दाहिने तट से बात कर रहा है। पहला पॉइंट है कि चंबल नदी मालवा पठार से निकलती है और उत्तर दिशा में बहते हुए उत्खात भूमि का निर्माण करती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा पहला पॉइंट पे, और ये एक तरह से हमारा सही बनेगा, क्योंकि चंबल अपनी गहरी खंडों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे भौगोलिक भाषा में अवनालिका अपर्दन कहा जाता है। तो ये एक तरह से हमारा सही होगा। ठीक है, अच्छा सेकंड कह रहा है कि केन नदी कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है और ये बांदा यानी यूपी के बांदा के निकट यमुना में मिल जाती है। राइट है, केन प्रायद्वीपीय भारत की नदी है जो यमुना की सहायक नदी है और अपनी सुंदरता और सज्जर पत्थर के लिए जानी जाती है। तो ये हमारा सेकंड भी करेक्ट है। तीसरा आता है कि सोन नदी गंगा की एकमात्र बड़ी सहायक नदी है, जो कि पठारी भाग से निकल करके सीधे गंगा में मिलती है। तो ये तो हमारा सही है ही। यमुना के बाद सोन दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी के रूप में मानी जाती है। तो तीनों के तीनों पॉइंट यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट पॉइंट है कि सिंधु नदी तंत्र के निम्नलिखित कथनों पर बात करना, जो कि उत्तर से दक्षिण के भौगोलिक क्रम में व्यवस्थित करते हुए। तो देखते हैं, यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए तो झेलम होगा। यहाँ पे हमें क्या बताना है कि उत्तर से दक्षिण के भौगोलिक क्रम में। तो सबसे उत्तर में हम देखेंगे तो झेलम, फिर उसके बाद हमें चिनाब देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद हमें सतलज नहीं, फिर उसके बाद हमारा रावी, ठीक है, और उसके बाद सतलज, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए देखने को मिल जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि महानदी बेसिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महानदी बेसिन, तो पहला पॉइंट है कि महानदी का अपवाह जो क्षेत्र है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा राज्यों में विस्तृत है। तो ये तो करेक्ट है, इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। अच्छा सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि शिवनाथ जो नदी है वो महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है और इसके बाएं तट पर मिलती है। तो ये भी याद रखिएगा। अच्छा एक तेल नदी भी हमने बात किया था ना कि तेल जो है वो भी आपका महानदी की सहायक नदी है, ये भी याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट क्या है, महानदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी करेक्ट है। इस नदी पर बने बांध और नहरें जो है वो छत्तीसगढ़ की कृषि और औद्योगिक
विकास का मुख्य आधार माना जाता है। तो तीनों पॉइंट यहाँ पर राइट है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला हमारा सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जो है प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑप्शन अगर पढ़ेंगे सभी ऑप्शन तो अधिकांश नदियाँ विसर्प बनाती हैं, ये हम कह सकते हैं थोड़ा गलत होगा, क्योंकि प्रायद्वीपीय नदियाँ जो कि कठोर आधार शैल पर बनी होती है और उनका मार्ग निश्चित होता है, इसलिए वे हिमालयी नदियों की तरह टेढ़े मेढ़े विसर्ग नहीं बनाती हैं। तो कह सकते हैं कि अधिकांश जो नदियाँ कह रहा है ये पॉइंट हमारा गलत हो जाएगा, इस वजह से ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि कावेरी नदी के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। तो पहला पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि श्रीरंगपट्टनम जो है वो कावेरी नदी पर निर्मित है, निर्मित जो है वो कह रहा है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी तो करेक्ट है। शिव समुद्रम जो कि कावेरी नदी ये भी करेक्ट है, और श्रीरंगम जो है वो अभी आपका कावेरी नदी। तो यहाँ पर तीनों के तीनों पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। ये तीनों द्वीप धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। तो राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन डी। उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिए होंगे यार, कर देना यार, इसको रिकॉर्ड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो आप प्लीज़ यार इतना तो कर ही सकते हो। नेक्स्ट कह रहा है कि लूनी नदी के जल की प्रकृति के संदर्भ में विचार करें। पहला पॉइंट है कि यह एक यह एक अंतःस्थलीय अफवाह का उदाहरण माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि लूनी जो है वो समुद्र तक नहीं पहुंचती है और ये मरुस्थल में ही विलीन हो जाती है, कच्छ किरण में हम जानते हैं कि विलीन हो जाती है। तो एक तरह से अंतःस्थलीय अफवाह का उदाहरण है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि इसका जल बलोत्रा तक मीठा रहता है और उसके बाद खरा हो जाता है, तो ये भी हमारा सही है, ऊपर हमने बात किया हुआ था, ठीक है। अच्छा, तीसरा आता है कि यह खंबात की खाड़ी में गिरती है। जी नहीं, वो तो कच्छ के रण में ही समाप्त हो जाती है, तो फिर आगे बढ़ता ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम तीसरा तो गलत कहेंगे। सत्य के रूप में 1 और 2 यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की लंबाई के अनुसार घटते क्रम में पहचानें, यानी लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट। तो देखिए, सबसे अगर लंबा बात करें तो गोदावरी सबसे लंबी नदी मानी जाती है, उसके बाद यहाँ पर कृष्णा आएगा, कृष्णा के बाद नर्मदा, उसके बाद महानदी को टिक कर सकते हैं, यानी हमारा सही आंसर ऑप्शन ए बनेगा, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, ये पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि ब्रह्मपुत्र नदी के बांग्लादेश में प्रवाह के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पहला पॉइंट है कि बांग्लादेश में प्रवेश करते ही इसका नाम जमुना हो जाता है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें दिक्कत नहीं है, तो इसे याद रखेगा, ठीक है। धुबरी के बाद यह दक्षिण की ओर मुड़कर के बांग्लादेश में जमुना कहलाती है, और जब ब्रह्मपुत्र और गंगा आपस में जब मिलता है तो बांग्लादेश में उसे मेघना के नाम से जानते हैं, ये भी आपको याद रखना। तीस्ता नदी इसमें दाहिने तट से आकर के मिलती है, ये भी याद रखिएगा कि तीस्ता जो है सिक्किम से आकर के बांग्लादेश में इसमें मिल जाता है, तो ये भी एक तरह से करेक्ट है। तीसरा आता है कि अंततः यह पद्मा के साथ मिलकर के मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो पद्मा है यानी जो गंगा है, ब्रह्मपुत्र मतलब गंगा को ही कहा जाता है पद्मा, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को अंत में मेघना के नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला पॉइंट कि यहाँ की अधिकांश नदियां जो है पश्चिमी घाट से निकल करके पूर्व की ओर बहती है, क्योंकि पठार का जो ढाल है वो पूर्व की ओर है। तो यहाँ पर देखिए, दक्कन के पठार का सामान्य ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, और यही कारण है कि गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जो है वो पूर्व की ओर बहती है, तो ये तो करेक्ट है। नेक्स्ट है कि नर्मदा और तापी अपवाद है जो ढाल के विपरीत भ्रंश घाटियों में पश्चिम की ओर बहती है, तो ये तो करेक्ट है। भ्रंश घाटी से होकर के बहते हुए अरब सागर में जाकर के गिरती है और ये एसेंचुरी का निर्माण करती है, तो ये तो करेक्ट है। अच्छा, तीसरा पॉइंट पे आते हैं कि प्रायद्वीपीय नदियां अपनी युवावस्था में बहुत अधिक अपरदन करती है, ये गलत है, क्योंकि प्रायद्वीपीय नदियां अपनी प्रौढ़ अवस्था में है, और मतलब प्रौढ़ अवस्था मतलब ओल्ड और मैच्योर स्टेज पर है, और इनका अपरदन कार्य लगभग समाप्त हो चुका है। अब अपनी मार्ग को निश्चित तरीके से चलती हैं, कोई बदलना इधर उधर नहीं है। मतलब जब समझदारी आ जाती है तो आप एक डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक है, ये बहुत धीमी गति से बहती है। तो तीसरा पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाता है। तो कह सकते हैं अगर सत्य देखना है तो 1 और 2 करेक्ट है, ऑप्शन बी होगा। साबरमती और माही नदियों के प्रवाह और भौगोलिक विशेषताओं पर विचार करें। पहला पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि माही नदी
भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये करेक्ट है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। माही नदी मध्य प्रदेश से निकल करके उत्तर की ओर राजस्थान जाती है, पहली बार काटना, और फिर दक्षिण पश्चिम मुड़ करके गुजरात आती है, ये दूसरी बार काटती है। तो इस तरह से साबरमती नदी का उद्गम अरावली श्रेणी से होता है और यह अंततः खंबात की खाड़ी में गिरती है। ये भी करेक्ट है। साबरमती राजस्थान के उदयपुर जिले से निकलती है और इसका अधिकांश प्रवाह गुजरात में है और जहां अहमदाबाद इसके तट पर स्थित है। राइट। तीसरा पॉइंट है कि माही नदी का जल ग्रहण क्षेत्र मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में है। तीनों पॉइंट करेक्ट है, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। झेलम नदी के विशिष्ट अपवाह प्रतिरूप के संदर्भ में विचार करें। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है कि झेलम नदी कश्मीर घाटी में विसर्पण करती है, जो एक युवावस्था की नदी के लिए असामान्य लक्षण माना जाता है। तो ये तो करेक्ट है ही। जो कश्मीर घाटी, मतलब वैसे भी हम जानते हैं कि ऊपर की जो नदियां हैं वो अधिकांशतः अपना मार्ग बदलती हैं, विसर्पण करती हैं। तो ये पहला पॉइंट हमारा करेक्ट है। सेकंड आता है कि श्रीनगर शहर झेलम नदी के तट पर स्थित है और वुल्लर झील इसके मार्ग में आती है। ये भी हमारा सही है। झेलम जो है वो अनंतनाग से बारामुल्ला तक नौगम में है और वुल्लर झील इसके जल स्तर को नियंत्रित करने में मदद करती है। तीसरा कि यह पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले भारत पाकिस्तान सीमा के समानांतर बहती है। ये भी करेक्ट है, क्योंकि मुजफ्फराबाद के पास यह नदी एक तीव्र मोड़ लेती है और काफी दूर तक दोनों देशों की सीमा का निर्धारण करती है। तो किसी प्रकार का दिक्कत ना होने के कारण ऑप्शन सी। नेक्स्ट कह रहा है कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सुंदरवन के बारे में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें। तो चलिए देखते हैं, पहला पॉइंट क्या कह रहा है। यह विश्व का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बहने वाला डेल्टा है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां भारी मात्रा में गाद लाती है, जिससे डेल्टा का विस्तार समुद्र की ओर निरंतर हो रहा है। तो ये पॉइंट करेक्ट है। अच्छा, सेकंड कह रहा है कि यहाँ पाए जाने वाले मैंग्रोव वनों को सुंदरी वृक्षों की अधिकता के कारण सुंदरवन कहा जाता है। ये भी करेक्ट है। सुंदरी वृक्ष पूछा जाता है कई बार, कहाँ पाया जाता है? सुंदरवन में, पश्चिम बंगाल। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है कि इस डेल्टा का विस्तार केवल भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में। ये गलत होगा, क्योंकि सुंदरवन डेल्टा का लगभग 60% भाग बांग्लादेश में है और केवल 40% भाग भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। तो ये तो गलत है। तो अगर हमें सत्य देखना हो या फिर असत्य पूछा जा रहा है तो सत्य में केवल 3 होगा, ऑप्शन सी। सारी चीजें पीडीएफ में आपको मिलेगी, तो पीडीएफ के लिए आप एप्लीकेशन पर जा सकते हो। नेक्स्ट कह रहा है कि दक्षिण भारत की नदियों के जल स्तर में मौसमी परिवर्तन के कारण पर विचार करें। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है इसमें है कि प्रायद्वीपीय नदियां मुख्य रूप से वर्षा पर आधारित है, इसलिए ग्रीष्म ऋतु में इनका प्रवाह कम हो जाता है। तो ये करेक्ट होगा। ठीक है। हिमालयी नदियों के विपरीत, मतलब यहाँ ग्लेशियर नहीं है, क्योंकि ये दक्षिण भारत की जो नदियां हैं वो एक तरह से मौसमों पर डिपेंड रहती हैं, जिससे शुष्क मौसम में नदियां छोटी धारा में सिमट जाती हैं। सेकंड कह रहा है कि कावेरी नदी एक अपवाद है, क्योंकि इसके उत्तर पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी दोनों मानसूनों से जल प्राप्त होता है। हमने ऊपर में भी ये बात किया हुआ था, इसलिए इस तरह से इसे सदा नीरा भी कहा जाता है। राइट। अच्छा, तीसरा कह रहा है कि इन नदियों के मार्ग में कठोर चट्टानों होने के कारण भूजल पुनर्भरण कम होता है। ये भी एक तरह से करेक्ट है, क्योंकि दक्षिण भारत का बेसाल्टिक और ग्रेनाइट धरातल पानी को सूखने की अनुमति कम देता है, जिससे नदियों का प्रवाह पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर होता है। तो यहाँ पर तीनों के तीनों पॉइंट करेक्ट है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व की ओर बहने वाली छोटी नदियों के उत्तर से दक्षिण क्रम पर विचार करना। उत्तर से दक्षिण के क्रम में विचार करना। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला पॉइंट हमारा जो कि ब्राह्मणी नदी होगा, उड़ीसा में सबसे उत्तर में ब्राह्मणी, और उसके ठीक थोड़ा सा दक्षिण में जाएंगे तो हमें वैतरणी नदी देखने को मिलेगा, और उसके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो पलार यहाँ पे देखने को मिलेगा, आंध्र और तमिलनाडु क्षेत्र में पलार नदी। तो इस तरह से हम तीनों कह सकते हैं कि 1, 2, 3 तो बिल्कुल सही होगा। चंबल नदी की सहायक नदियों और उनकी विशेषताओं के बारे में असत्य कथन हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट करें कि बनास चंबल की एकमात्र सहायक नदी है जो पूरी तरह से राजस्थान में अरावली पहाड़ियों से निकलती है। ये किसी तरह का दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। और ध्यान रखिएगा, इसे वन की आशा के नाम से जाना जाता है, होप ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है बनास को। ठीक है। अच्छा, सेकंड कह रहा है कि काली सिंध और पार्वती नदियां मालवा पठार से निकल करके चंबल में मिलती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि चंबल की सहायक नदियां हैं। ठीक है।
तो ये सेकंड करेक्ट है। अच्छा, तीसरा पॉइंट पे बात करते हैं। चंबल नदी गंगा में सीधे मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है। ध्यान रखिएगा कि चंबल सीधे गंगा में नहीं मिलती है, ठीक है, क्योंकि चंबल गंगा की सहायक नदी है ही नहीं, ये आपका यमुना की सहायक नदी है। तो तीसरा तो गलत हो गया और असत्य के रूप में केवल 3 को देखेंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल है कि बराक नदी तंत्र के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। नेक्स्ट यहाँ पे पहला पॉइंट है कि यह मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है और नागालैंड, मिजोरम और असम से होकर के बहती है। तो ध्यान रखिएगा, बराक नदी उत्तर पूर्व भारत की एक महत्वपूर्ण जलधारा है जो तीखे मोड़ के साथ ये बहती है और इन 3 राज्यों को देखते हुए हम यहाँ पर कह सकते हैं करेक्ट है। बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इसे सुरमा और कुसियारा 2 शाखाओं में विभाजित देखा जाता है, ये भी करेक्ट है, क्योंकि बांग्लादेश के सिलहट, ठीक है, सिलहट जिले में यह 2 भागों में बढ़ जाती है जो आगे चलकर पुनः मिल भी जाता है। तो सेकंड करेक्ट है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यह अंततः ब्रह्मपुत्र में मिलने के बाद मेघना कहलाती है। मेघना तो हम जब पद्मा और जमुना 2 मिलता है, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र की को जब मिलता है तब हम जाकर के कहते हैं मेघना। तो ये पॉइंट हमारा गलत होगा। तो राइट आंसर क्या किसे चुनेंगे? सत्य के रूप में 1 और 2 सत्य, ऑप्शन ए होगा। अंतःस्थलीय अपवाह वाली नदियों का पहचान करें। तो अंतःस्थलीय नदियों में देखा जा सकता है यहाँ पर घग्गर भी है, लूनी भी है, मेढा भी है और रूपनगढ़ भी है। तो ऑप्शन बी को ही टिक करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। ये सभी नदियाँ अंतःस्थलीय हैं। घग्गर हनुमानगढ़, राजस्थान के हनुमानगढ़ के पास मरुस्थल में खो जाती है, लूनी कच्छ के रण में, और मेढा और रूपनगढ़ राजस्थान के सांभर झील में गिरती है। तो कह सकते हैं ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि सिंधु नदी की दाहिने तट की सहायक नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या बनेगा? श्योक, फिर उसके बाद गलगित कह सकते हैं, फिर काबुल और गोमल। ठीक है, लद्दाख में सबसे उत्तर में आपका श्योक देखने को मिलेगा, उसके पश्चिम दक्षिण में गिलगित, फिर अफगानिस्तान से आने वाली काबुल और सबसे दक्षिण में सुलेमान सेड़ी में आने वाली गोमल हमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए हो जाता है सही आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि नर्मदा नदी घाटी के भूवैज्ञानिक महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर है कि यह जो नर्मदा नदी घाटी के बारे में बात करना, यह जो है यह विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के मध्य एक भ्रंश घाटी में स्थित है, इसमें तो दिक्कत नहीं है। नर्मदा नदी का ढाल पश्चिम की ओर है और जो प्रायद्वीपीय पठार के सामान्य ढाल के विपरीत है, ये भी करेक्ट है, क्योंकि बाकी नदियाँ तो जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरता है, लेकिन ये आपका अपोजिट तरफ से बहता है, तो ये सही है। यह नदी अपने मुहाने पर एक सेंचुरी का निर्माण करता है, ये भी हमारा सही है। तो तीनों सही है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों के अफवाह प्रतिरूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि अधिकांश हिमालयी नदियाँ पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण माना जाता है। तो ध्यान रखिए, ये पॉइंट हमारा सही बनेगा, क्योंकि सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र जैसी जो नदियां हैं हिमालय के उत्थान से पहले भी बहती थी और उनके पहाड़ों को काटकर अपना रास्ता बना रखा है। तो एक तरह से पूर्ववर्ती अफवाह तंत्र का उदाहरण तो कह सकते हैं, करेक्ट है। सेकेंड है कि प्रायद्वीपीय नदियां मुख्य रूप से वृक्षाकार अफवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है, ये भी सही है, क्योंकि मैदानी और पठारी भागों में नदियां और उनकी सहायक नदियां पेड़ की शाखाओं जैसे आकृति बनाती हैं, जिससे वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है। तो ये सेकंड करेक्ट है। अमरकंटक पहाड़ी से निकलने वाली नदियां जो कि अरीय प्रतिरूप का एक उत्कृष्ट उदाहरण पेश करती है। ध्यान दीजिएगा कि अमरकंटक से नर्मदा जैसे पश्चिम में निकलता है, सोन उत्तर में, और जोहिला जैसी नदियां अलग अलग दिशाओं में निकलती हैं, जो एक केंद्र से बाहर की ओर जाने वाले अरीय प्रतिरूप को दर्शाती है। तो यहाँ पे तीनों पॉइंट हमारा सही होगा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि गंगा की सहायक नदियों के संगम और उनकी स्थिति के बारे में असत्य कथन चुने। तो चलिए देखते हैं। गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलती है और सोनपुर बिहार में गंगा में मिलती है, सही है। सेकेंड है कि पुनपुन नदी छोटा नागपुर पठार से निकल करके फतुहा के पास गंगा में मिलती है। ध्यान रखिएगा, जो पुनपुन है एक दक्षिणवर्ती नदी है जो पलामू जिले से निकलती है और फतुहा के पास ये आपका गंगा में प्रवेश करती है, यानी पलामू मतलब एक तरह से झारखंड के छोटा नागपुर पठार भी कह सकते हैं। तो सेकंड भी हमारा करेक्ट है। तीसरा आता है कि महानंदा नदी गंगा के बाएं तट पर मिलने वाले सबसे अंतिम प्रमुख जो कि सहायक नदी है। ये तो हम जानते हैं, सबसे जो कि
पूर्वी सबसे नदी मानी जाती है, बाएं तट से मिलने वाली सबसे पूर्वी नदी महानंदा। तो यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट बिल्कुल सही हो जाता है, ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी गलत नहीं है, सत्य नहीं है। अगला सवाल कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी के मार्ग में आने वाले नदी द्वीप, जिसमें माजुली के संदर्भ में हमें बात करना, विचार करना है। तो देखिए, माजुली विश्व का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप माना जाता है, ये तो करेक्ट है, पहले कई बार प्रश्न पूछा भी गया। ब्रह्मपुत्र की दो शाखाओं में, एक तो खेरकुटिया सुती और मुख्य ब्रह्मपुत्र के बीच स्थित यह द्वीप अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए काफी प्रसिद्ध है, माजुली। ठीक है। सेकेंड है कि इसे असम का पहला नदी द्वीप जिला घोषित किया गया, ये तो हमारा करेक्ट है ही। प्रशासनिक सुगमता के लिए असम सरकार ने 2016 में इसे जिले का दर्जा दिया था। थर्ड आता है कि अत्यधिक भू अपरदन के कारण इस द्वीप का क्षेत्रफल निरंतर घट रहा है, ये भी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हर साल आने वाली बाढ़ और ब्रह्मपुत्र की विनाशकारी अपरदन शक्ति के कारण माजुली के अस्तित्व पर संकट जो कि हमें देखने को मिल रहा है। तो तीनों पॉइंट यहाँ पर करेक्ट है, कोई गलत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो कि पक्षपात डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि बर्ड्स फुट कह सकते हैं, निर्माण करती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कृष्णा। ध्यान दीजिएगा, कृष्णा नदी का डेल्टा पक्षी के पंजे जैसा दिखता है, जिसे पक्षीपात डेल्टा कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि सतलुज नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें। तो यहाँ पर देखिए, सतलुज नदी जो है वो तिब्बत में राकसताल झील से निकलती है। इसे लांगचेन जो तिब्बत में इसे लांगचेन खबब कहा जाता है। तो ये तो हमारा सही है, इसमें दिक्कत नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट है कि यह सिपकिल्ला दर्रे से होकर के भारत में यानी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, ये भी सही है। भाखड़ा नांगल परियोजना इसी नदी पर स्थित है। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, डी हमारा करेक्ट है। तो देखिए, कुल मिलाकर आज हमारे पास इतने सारे प्रश्न थे। उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। भारत की नदियों से रिलेटेड हमने पूरी कोशिश की कि आपको विस्तार से, अच्छे तरीके से, अच्छे प्रश्नों के साथ कराने की। पसंद आया हो तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। मैं आपसे एक छोटा सा राय लेना चाहूँगा कि आप स्टैटिक का टॉपिक डालो कि स्टैटिक में कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, मैं उस पर आपको MCQ वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।